और जो इस सारी सूरत हाल है इस पर आपका एक बड़ा हम कंक्रीट सा तज्जिया चाहेंगे कि ये जो सारी जहतें ओपन कर बैठे हैं इस वक्त, जंग के जो हालात बन चुके हैं, अमेरिका इस सारी सूरत हाल में कहां खड़ा है कि जहां पर एक जानिब अपनी जीत का ऐलान किया जाता है, दूसरे ही लम्हे मदद मांगी जाती है और दूसरी जानिब से इनकार हो जाता है, और वहां पर हम देखते हैं कि ईरान एक अपनी धाक बिठाता नजर आता है। तो ये हो क्या रहा है, किस जानिब ये तमाम हालात जा रहे हैं? मेरा तो ख्याल है जी कि अमेरिका की धाक टूट रही है और इस पर एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि इस पर्टिकुलर लीडरशिप में अमेरिका जो है वो अपना वो स्टेटस खो रहा है। यूनिपोलैरिटी जो है दुनिया की वो चैलेंज हो गई है और एक जुमला इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए नहीं, अमेरिका के लिए कहा जा रहा है अमेरिका इज अ वॉर एडिक्ट। और ये भी कहा जा रहा है कि जहां जहां तेल होता है वहां वहां अमेरिका जंगें छेड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो जंग है ये किसी हद तक अमेरिका के गले पड़ गई है और उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो शायद यही है कि उनकी कैलकुलेशन गलत हुई और जिस तौर की रेजिलियंस, रिजॉल्व और रिटेलिएशन आपने ईरान की तरफ से देखा वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। और बात ये नहीं है कि जंग कितने दिन चली, जंग इनका ख्याल था जंग घंटों में खत्म होगी, अब दूसरा हफ्ता है। तो जितनी देर ईरान खड़ा रहता है उतनी देर ये इजराइल और अमेरिका की समझिए शिकस्त ही है। अच्छा, इजराइल फिर भी बेहतर पोजीशन में है क्योंकि उसका एक स्ट्रैटेजिक विन है, लेकिन अमेरिका तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में, और उससे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में है गल्फ स्टेट्स और सऊदी अरेबिया, क्योंकि इन्होंने तो साला साल पाला अमेरिकन अड्डों को ये सोचकर कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं, हमारे दिफा के लिए हैं। जब वक्त आया तो पता चला कि उनका तो मकसद कुछ और था और आज वो अड्डे उनके गले पड़ गए, क्योंकि बिल्कुल वाज़े तौर पे जो एक डिमांड आई है अमेरिका की ईरान की तरफ से, और जिस डिमांड के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद सूरत हाल इस डिमांड पे सेटल हो जाए, वो ये है कि जो अमेरिकन अड्डे हैं जी ईरान की विसिनिटी में उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। मेरा जाती ख्याल ये है कि इसमें इस वक्त आप अगर सब बंदी करें तो अमेरिका से ब्लंडर हुई है, रशिया अपॉर्चुनिस्ट है, वो मैक्सिमम फायदा उठा रहा है इस जंग का। उसने गैस यूरोप के लिए भी महंगी कर दी है, उसका तेल बिक भी रहा है और उसके तेल से जो वो पैसे हासिल कर रहा है उससे वो ईरान की पुष्टपनाई भी कर रहा है। अभी लेटेस्ट एक मीडिया की खबर है कि जो इरानियन खमेनी साहब हैं वो उनकी कोई सर्जरी हुई है मॉस्को में पुतिन के पैलेस में, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है। अब जाहिर है प्रेसिडेंशियल पैलेस पे तो हिम्मत नहीं करेगा अमेरिका हमला करने की, वरना ये वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा तदब्बुर का इजहार करना पड़ेगा। मेरा जाती ख्याल ये है कि चाहे जीत डिक्लेयर करे या कुछ और, अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ेगा। कथा कलामी की माजरत, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये क्योंकि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भी हमने देखा कि ईरानियन एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो सकता है, क्या उसकी आड़ में अमेरिका एक एटमी हमला कर सकता है ईरान पे? क्या उसका माहौल बनाया जा रहा है? और अगर खुदा ना खास्ता वो ऐसी हमाकत करता है, क्योंकि ताकत के नशे में वो कुछ भी कर सकता है, तो क्या वो इस खित्ते के लिए उस चीज को संभालना, क्या उसके असरात को संभालना आसान होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस ऑप्शन की तरफ जाएगा, और क्योंकि पहले भी मॉस्को ने इशारा किया था और अब ये बात और वाज़ेह हो गई है कि फिर ये जंग अमेरिका की और ईरान की नहीं रहेगी, इसमें फिर मॉस्को भी इंगेज हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा अहम बात यह है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग को फैला रहे हैं और उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि नेटो पावर्स और यूरोपियन पावर्स जो हैं वो उनके साथ जुड़ जाएं, बिलखुसूस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलने में। तो समझिए कि अब जंग का फोकस ये नहीं है कि ईरान को हराया जाए, जंग का फोकस ये नहीं है कि तब्दीली हो वहां पर हुकूमत की, बल्कि रिजीम चेंज हो, बल्कि जंग का फोकस ये है कि हुर्मुज खुल जाए। अब हुर्मुज खोलने में उनको हर जगह से तकरीबन समझिए स्टोन वॉल किया गया है, जो बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट आया है उनके बेहतरीन इत्तेहादी से, और वो है यूके।
उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को हार्म्स वे में नहीं डालेंगे, ये निगोशिएशंस पे ही जाके खत्म होगी और हम वहीं जाना चाहते हैं। चाइना भी पसे पर्दा इसी की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को इस वक्त लिटरली मैं समझती हूँ कि यूएस जो है वो, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ कि एस्केलेशन ट्रैप में था और वहां फंस गया है। और कितना एस्केलेट करेगा और कितने हमले करेगा, क्योंकि द फैक्ट कि ईरान रेजिस्ट कर रहा है और खड़ा हुआ है, यही अमेरिका की शिकस्त है, क्योंकि ये नहीं एक्सपेक्टेड था। यही बात डॉक्टर साहिबा कि ट्रंप साहब हर जिस तरह से हम देखते हैं चंद दिन के बाद एक दावा उनकी तरफ से आ जाता है, हमने सब कुछ खत्म कर दिया, ईरान को हमने सफाए हस्ती से मिटा दिया, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के लिए वो एक मदद मांगते फिरते नजर आते हैं कि मेरी मदद की जाए। तो ये क्या पॉलिसी है, क्या एक सुपर पावर का ये वतीरा है कि वो इस किस्म की हरकतें करें कि जिसका इस वक्त तक कुछ पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं? सलमान, यही तो मसला है। मसला ये है कि कोई हिकमत अमली नहीं है। चाहे CNN हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे इकोनॉमिस्ट हो, वो बड़ी बड़ी हेडिंग्स लगा रहे हैं कि ये वॉर विदाउट अ स्ट्रैटेजी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका को अनएंडिंग वॉर में कूदने की आदत है, लेकिन अब के मसला ये है कि इस अनएंडिंग वॉर का कोई हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। और इतना इंटेलिजेंस पे ईरान को कोई सपोर्ट है या उनकी अपनी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। मतलब ये फॉल्स फ्लैग उन्होंने पहले से कह दिया, एटमी हमले के हवाले से उन्होंने पहले कह दिया, जो फिर अमेरिका के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी उन्होंने चाइना से कहा है कि जी शायद हमारा विजिट डिले हो जाए। चाइना से कहा है आप हुर्मुज़ में आ जाए। चाइना क्यों आएगा? चाइना तो कभी जाके कॉन्फ्लिक्ट पिच पे खेलता ही नहीं, और चाइना तो बिल्कुल डिफरेंट पिच पे काम कर रहा है ना। चाइना काम कर रहा है ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज पे, ग्रीन एनर्जी पे, ताकि उसकी डिपेंडेंस खत्म हो जाए। और वो कहते हैं कि द एडल्ट इन द गेम, तो जो इस वक्त बालिग है इस पूरे खेल में, वो चाइना है। क्योंकि वो बात कर रहा है निगोशिएशंस की, वो बात कर रहा है जंग को खत्म करने की। मेरा ख्याल है कि अब थ्रस्ट जो है वो जंग को खत्म करने की तरफ हो चला है। देखिए इससे पहले और कितना नुकसान होता है, क्योंकि एक जुमला कहने दीजिए फिर मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगी। देखिए ये जो गल्फ स्टेट्स है ना, ये भी बड़े मखमसे में फंसी हुई है, क्योंकि अगर ईरान का वजूद खत्म हो जाए ना, तो फिर खित्ते में से बैलेंस ऑफ पावर खत्म हो जाता है। आप मुझे बताइए कि अगर ईरान की रेजिस्टेंस ना हो तो ग्रेटर इजराइल के रास्ते में क्या खड़ा है? बिल्कुल। और ये गल्फ स्टेट्स भी कल अदब बनेंगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि ईरान के बाद तुर्किया और तुर्किया के बाद पाकिस्तान। तो ये गल्फ स्टेट्स की अपनी सर्वाइवल है कि ईरान अपनी जगह जमा खड़ा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया डॉक्टर साहिबा। आपने इस हवाले से अपनी कीमती आरा से हमें जो है आगाह किया। कुछ मजीद बात आगे करते हुए हम बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सर, जो अब हम सूरत हाल देखते हैं, इस वक्त ये एनालिसिस करने का दिल करता है कि कौन कहां खड़ा है। क्या देखते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक जिस जोम में, जिस ताकत के साथ और जिस फिरौनियत से ये जंग छेड़ी थी, आज वो कहां पर है? और वो ईरान के जो कि बार बार मुज़ाकरात की टेबल पर जाता था, कहता था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको धोखा देकर उन पर हमला किया जाता था। तो आज ये दोनों कहां पर खड़े हैं? किसका पलड़ा आपको अभी इस वक्त तक भारी नजर आता है? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, क्योंकि मेरे ध्यान में एक सेइंग आई है बहुत बड़ी, चाइना और रशिया के जब आप बिहेवियर देखते हैं तो वो मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में एक अमूमन एक चीज कही जाती थी, कोट की जाती थी, वो कहते थे नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग ए मिस्टेक। तो आज आप जो अमेरिका ने जो गलती की है, जो मिस्टेक की है, जो बलंडर किया है जी, तो आप देखें चाइना और रशिया उनको कह तो रहे हैं, लेकिन वो कोई चीज किसी चीज को इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि ये वो कोशिश है जिससे वो इस पावर को और ड्रैग कर रहे हैं इकोनॉमिक बर्डन की तरफ जी। और स्टेट में ये कहूंगा, अब ये मेरी नजर में ये जंग जो है, ये मनूवर किसी इंटरप्शन से, किसी मॉडरेशन से बंद नहीं होगी। ये जंग मुझे लगता है इकोनॉमिक एग्जॉस्शन, जब एग्जॉस्टिव पावर्स आ जाएंगी ना जी, जब एग्जॉस्ट हो जाएंगी चीजें, जो बहुत ज्यादा तौर पे अमेरिका के अंदर, इजराइल के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता
पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे सीईओज को बुलाया था कि और बड़ी तेजी से हो रहा है सर, ये बड़ी तेजी से हो जी, रहा है। और दुनिया का, अमेरिका का आधा बिजनेस जो है ना वो डिफेंस प्रोडक्शन पे चलता है, उनकी इकोनॉमी उस पे चलती है जी। तो अगर वो रेथॉन को और लॉकहीड मार्टिन के और बाकी के सीईओज को बुला के कहते हैं कि अपनी अपनी डिफेंस प्रोडक्शन तेज करें, और वो कहते हैं जी हमारी तो कितनी कैपेसिटी, हम तो 1000 ड्रोन बना सकते हैं, 1000 टॉमाहॉक बना सकते हैं सिर्फ साल में, तो वो तो हम उसको उससे ज्यादा 1500 बना देंगे आपको। वैसे भी इस दफा कांग्रेस ने कोई 60 सैंक्शन किए थे। उसके वर्सेस आप देखेंगे ये शाहीद ड्रोन जो है ना ईरान का, जो उन्होंने बनाया है जी। अब और वो किस तरह फ्लाई करता है, और आपको पता है उसके अंदर मोटरसाइकिल का इंजन लगता है, और इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल ड्रोन, कोई वो 50,000 से लाख के दरमियान कॉस्ट करता है, और वो उस वक्त वो रशिया को भी दे रहा है। तो अब एग्जॉस्टिव चीजें किसकी नजर आ रही हैं आपको ऑन द चेस बोर्ड? ऑन द चेस बोर्ड मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त कह रहे हैं ना 4 साल यूक्रेन वॉर में इतने मिसाइल नहीं गिरे जितने ये 12-14 दिनों की वॉर में अमेरिका ने इंटरसेप्टर्स, और यानी एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए आप 6 इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करते हैं, और उनकी कीमत आपको पता ही है 12 कोट कर चुके हैं, वो 45 से लेके कोई $80 मिलियन के दरमियान होती है, जो अब एक शाहीद ड्रोन जो 15 लाख का बनता है उस पे। तो कहने का मतलब है कि अब वहां पे आपको, जैसे खुद आपने कोट किया कि इस वक्त जो ट्रम्प साहब हैं वो कहते हैं अपने अलाइज को कि जापान को कहते हैं तुम भेजो, बेड़ा भेजो, जर्मनी को कहते हैं नहीं ऐसी नहीं भेजना, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ, दे आर वेरी राइट, व्हाई शुड दे गो टू द वॉर। दूसरा उन्होंने अभी, आपको पता है एक बहुत बड़ी डिफीट है इस वक्त, अगर आप कुछ और ना भी करें ना, तो इब्राहिम लिंकन के साथ जो 4:37 पे ईरान ने कर दिया है कि पहले उन्होंने मिसाइल मारे, फिर ड्रोन मारे, फिर उन्होंने स्पीड बोट सबमरीन छुपाई हुई थी कोस्ट के अंदर, जब उस ऑपरेशन की टीम वो बाहर निकाली, और दे केम टू, और इब्राहिम लिंकन हैड टू विथड्रू। अभी जेराल्ड फोर्ड आ रहा था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आतिशजदी का इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग का वाकया हुआ है, जिसके और आपको पता है वो जेराल्ड फोर्ड जो है वो 2 न्यूक्लियर कंटेनर कैरी करता है, जो अपना 2 बीच। तो ये जो चीजें इस वक्त जो हम अगर इसको सोचें या आप इस वक्त इसका तजिया करें, तो आप ये सोचिएगा कि अदर देन दी मेडिएशन या अदर देन आपको एग्जॉस्टिव पार अपना गल्फ के अंदर किस तरह नजर आ रही है। यहाँ ये होटल के रोड, जिस होटल का रेट $1000 था, वो अब आके $232 3 नाइट पे आ गया, और अमेरिका की एग्जॉस्शन कितनी है, उसके ऊपर जाके मुझे लगता है जंग आगे खत्म होगी। अच्छा ठीक, रेड्डी साहब आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगा। इस वक्त अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। सर, एक टाइटल जो हमने एक सुपर पावर का दे रखा है अमेरिका को, लेकिन जहां पर हमने ये उनकी पैदर पै गलतियां देखी, जो कुछ इस वक्त हो रहा, और जिस तरह से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं कि इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता, वो बम्स मारे जा रहे हैं कि जो शायद इंसानियत की तारीख में कभी नहीं हुआ, और मासूम बच्चों पर और इसके अलावा मासूम लोगों के घरों पर। तो ऐसे में क्या आप नहीं समझते कि ये जो एक सुपर पावर का एक टाइटल था, ये ईरान ने चंद दिन में उनसे छीन लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सुपर पावर का टाइटल तो मेरे ख्याल में तब ही डोलना शुरू हो गया था जब अफगानिस्तान में रात की तारीकी में मुंह छुपा के अमेरिका को भागना पड़ा था। लेकिन उस वक्त मामलात फर्क थे, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ कोई ऐसे मुआशी इंटरेस्ट नहीं जुड़े हुए। इसलिए आप जब गल्फ के अंदर आए हैं, जहां से न सिर्फ अमेरिकन मईशत को वो सपोर्ट करते हैं और उनके साथ दिफाई मुआहदात भी रखे हुए हैं, साथ ही साथ गल्फ रीजन के अंदर और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो इनको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट भी फराहम करते हैं। इसी वजह से अब जो मामला है वो सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ईरान से नहीं जुड़ा, बल्कि उन तमाम ममालिक से जुड़ा है जिसके साथ अमेरिका के फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जबरदस्त ठेस पहुंच रहा है। अब देखिए कि अगर ये सारी सिचुएशन के अंदर अगर आप इजराइल के फ्लैग को गौर से देखें तो उसके अंदर दरमियान में स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है, जबकि दाएं ऊपर और नीचे 2 नीली लाइनें हैं। इन 2 नीली लाइनों का मतलब यह है कि एक दरियाए नील को और एक दरियाए फरात को बता रही है, यानी कि इस दोनों लाइंस के दरमियान जितना इलाका है ये हमारा ग्रेटर इजराइल का है। ये है उनका बुनियादी आइडिया, और कैनेसेट के ऊपर भी ये बड़ा वाज़े उन्होंने कैनेसेट के माथे पे लिखा हुआ है, जो उनकी पार्लिमान की बिल्डिंग है।
अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ सारी हो रही है, इसके अंदर के ये आखिर मामला कहाँ जा रहा है। डॉक्टर हुमा ने ये बात कही कि ये दूसरा हफ्ता नहीं, ये तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, 17वां दिन है ये जंग का, और इस जंग के अंदर अभी तक जितनी भी न्यूज मेकिंग है वो तमाम की तमाम ईरान कर रहा है। जितना इनिशिएटिव है जंग का वो ईरान के हाथ में है। ईरान एक मामला करता है और बाकी उसको रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, फॉलो करते हैं। मीडिया का ये आलम है कि इस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के आर्टिकल 1 और आर्टिकल 15 जो उनके कानून और आइन के मुताबिक फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आज उसी मुल्क के अंदर मीडिया को ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने अमेरिका का और उसकी हुकूमत का मौक़िफ़ न पेश किया तो हम तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। CNN हो गया या फॉक्स न्यूज हो गया, ये उनके आज गले पड़ गए हैं, बिलखसूस CNN, और वो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार हर चीज में झूठा साबित कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का परसों का बयान रात ये था कि हमने 100% ईरानियन आर्मी को खत्म कर दिया है और उनके तमाम तंसीबात उड़ा दी हैं। तो ये जो मिसाइल उड़ रहे हैं, फिर क्या ये व्हाइट हाउस से उड़ रहे हैं? तो ये एक ऐसी मेरे ख्याल में बचगाना गुफ्तगू। फिर आप देखें कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हुआ है और सिफारती तन्हाई इस हद तक पहुंच गई कि आज अब जो हुक्मनामा जारी किया करते थे, आज वो अपीलों के ऊपर आ गए हैं कि मैं अपील कर रहा हूं कि आप नए हुर्मुज फोर्स को बनाएं, और उसके अंदर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है।